हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो 11th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा चैप्टर 10 चल रहा है, जैसा कि ठीक है। और चैप्टर 10 हमारा चल रहा है जो है मूल निवासियों का विस्थापन। और ठीक है, हमने पिछली वीडियो में काफी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था क्यूबेक अमेरिकी उपनिवेश। ठीक है, तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये हमारा पॉइंट आ गया है पारस्परिक धारणाएं। ठीक है, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पिछली वीडियो हमने यूरोपीय साम्राज्य, मूल निवासी, यूरोपियनों से मुकाबला आदि हमने काफी विषयों पर बात की थी और हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसके साथ साथ देखिए, केबीएस के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो ये, जो भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, नेट के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ आप क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो देखते रहें, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तैयारी हो जाए। और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जो करा रही हूँ प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी जरूर देखें क्वेश्चन, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन उठ के आएंगे। ठीक है, तो चलिए, पारस्परिक धारणाएं। तो 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य, मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे, और उन्हें अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत हुए। ठीक है, इसे जो अफ्रीका के मूल निवासी थे वो क्या प्रतीत हुए, अमेरिका के जो मूल निवासी वहां के थे वो उन्हें असभ्य प्रतीत हुए। ठीक है, यूरोप के लोग सभ्य और मनुष्य की पहचान साक्षरता और संगठित, यानी जो साक्षर हो, पढ़े लिखे हो, संगठित हो, धर्म हो, शहरीपन हो, उनको ही वो सभ्य मनुष्य समझते थे। और अमेरिका के जो मूल निवासी थे उन्हें क्या वो समझने लगे थे, उन्हें असभ्य समझते थे। फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री जान जैक रूसो जैसे कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे, क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे। इसके लिए एक प्रचलित पद था, उदात्त उत्तम जंगली। क्या? उदात्त उत्तम जंगली। ठीक है, एक दूसरा नजरिया अंग्रेजी के कवि विलियम वुड्सवर्थ की कुछ पंक्तियों में मिलता है। वुड्सवर्थ और रूसो में कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिला था। ठीक है, लेकिन वुडवर्ड्स ने उनका वर्णन करते हुए कहा कि वे जंगलों में रहते हैं, जहां कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने के अवसर क्या है, बहुत कम है। जिसका मतलब यह है कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना जो है वो क्या होती है, अत्यंत सीमित होती है, ये वुडवर्ड्स ने कहा था। यह दिलचस्प है कि एक दूसरे लेखक वाशिंगटन इरविंग ने, जो वर्ड्सवर्थ से खासे छोटे थे और मूल निवासियों से समुचित मिले थे, वो उनका वर्णन बिल्कुल क्या था, इनसे भिन्न था। उन्होंने भिन्न रूप में वर्णन किया। जिन इंडियंस की असली जिंदगी को देखने का मुझे मौका मिला, वे कविताओं में वर्णित अपने रूप से काफी भिन्न है। यह सच है कि गोरे लोगों, जिनकी नीयत पर वे भरोसा नहीं करते और जिनकी भाषा भी नहीं समझते, कि संगत में रहने पर वे काफी कम बोलते हैं, पर परिस्थितियां वैसी ही हों तो गोरा आदमी भी उन्हीं की तरह अल्पभाषी हो जाता है। ये इंडियंस जब अपने अपनों के बीच होते हैं तो नकल उतारने के उस्ताद साबित होते हैं, और गोरों की नकल उतार कर अपना खूब मनोरंजन करते हैं। वही गोरे जो हैं, जो समझते हैं कि इंडियंस को वो अपनी भव्यता और गरिमा के प्रति गहरे आदर भाव से ओतप्रोत कर चुके हैं, गोरे लोग गरीब इंडियंस के साथ ऐसे पेश आते हैं। मैं इसका साक्षी, यानी वह कहता है कि मैं इसका साक्षी हूँ, मानो उनमें और जानवरों में बहुत कम फर्क है, ऐसा समझते थे इंडियंस जो होते थे उनको, कि जो इंडियंस हैं वो उनको भव्यता और गरिमा के प्रति आदर भाव से ओतप्रोत हो चुके हैं, और गोरे लोग इंडियंस के साथ ऐसे पेश आते थे कि उनमें और जानवरों में बहुत कम फर्क हो। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट और वर्ड्सवर्थ समकालीन थॉमस जेफरसन ने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे हैं। जो वहां के मूल निवासी थे उन्हें क्योंकि इंडियंस लाल भारतीय कहा गया था, रेड इंडियन कहा गया था, तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जिन पर आज के समय में कड़ा विरोध जाहिर किया जाता है, और यह असली अभागी नस्ल जिसे सभ्य बनाने के लिए हमने इतनी जहमत उठाई, अपने उन्मूलन का औचित्य सिद्ध करती है।
मूल बासिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीजों का आदान प्रदान करते थे वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। दूसरी ओर अमीरी का सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली और रोएदार खाल क्या थे, वो माल थे, जिसे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना था। और इन बेची जाने वाली चीजों के दाम पूर्ति के आधार पर साल दर साल बदलते रहते थे। यानी जो दाम होते थे, वो जो पूर्ति होती थी उसकी, वो उसके अनुसार हर साल बदलते रहते थे। मूल निवासी इसे समझ नहीं सकते थे, उन्हें सुदूर यूरोप में स्थित बाजार का जरा भी बोध नहीं था। यानी जो दूर यूरोप में बाजार था, वो उन्हें उसका ज्ञान नहीं था, वो समझ नहीं पाते थे। और उनके लिए यह सब पहेली की तरह था कि यूरोपीय व्यापारी उनकी चीजों के बदले में कभी तो बहुत सारा सामान देते थे और कभी बहुत कम देते थे। वे यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी दुखी होते थे। प्रचुर मात्रा में रोएदार खाल हासिल करने के लिए उन्होंने सैकड़ों उद्बिलाओं को हलाल किया था और मूल बाशिंदे इससे काफी विचलित थे, क्योंकि वो मूल निवासी थे और इस चीज को लेकर परेशान थे। उन्हें डर था कि जानवर उनसे इस विध्वंस का बदला जरूर लेंगे। ठीक है। मूल निवासियों की कई लोक कथाओं में यूरोपीय जनों का मजाक उड़ाया गया था। उनका वर्णन लालची और धूर्त के रूप में किया गया कि वो यूरोपीय वासियों को लालची और धूर्त कहा गया। लेकिन चूंकि वे काल्पनिक कथाओं में की शक्ल में थी, इसलिए यूरोपीय लोग उनके सही संदर्भ को काफी बाद में जाकर समझ पाए। शुरुआत में यूरोपीय लोगों जो कि व्यापारी थे, के पीछे पीछे अमेरिका में बसने के लिए भी लोग आए। 17वीं सदी से यूरोपीय लोगों के कुछ समूह ईसाइयत के भिन्न संप्रदाय से ताल्लुक रखने की वजह से उत्पीड़न के शिकार थे। कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्टेंटवाद को राजधर्म का दर्जा देने वाले देशों के कैथोलिक तो शिकार थे। उन्होंने उनमें से बहुतेरों ने क्या किया, यूरोप को छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका चले गए। और जब तक वहां खाली जमीनें थी कोई समस्या नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे वे और अंदर मूल निवासियों के ठीक है मूल निवासियों के गांवों की ओर बढ़े। उन्होंने जंगलों की सफाई के लिए अपने लोहे के औजारों का इस्तेमाल किया ताकि खेती की जा सके। मूल निवासी और यूरोपीय लोग जब जंगल को देखते थे तो उनकी निगाह में अलग अलग चीजें आती थी। मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान की जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थे। यानी जो उन रास्तों की मूल निवासियों ने पहचान की जिसे यूरोपीय लोग नहीं देख पाए थे और उन लोगों ने नहीं देखा था, जो उनके लिए अदृश्य थे। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्के के खेत उभरते थे। कटे हुए जंगल जो थे, वहां पे मक्के के खेत उभरते थे। जैक फर्सन का सपना एक ऐसे देश का था, छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद था। एक ऐसा देश था, जैक फर्सन का सपना एक ऐसे देश से था जो छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद था और मूल निवासी जो अपनी जरूरतों के लिए फसलें उगाते, न कि बिक्री के लिए और मुनाफे के लिए। यानी वो अपनी जरूरत के हिसाब से वो फसल उगाते थे और जो जमीन का मालिक बनने को क्या गलत मानते थे। यानी फसलें भी उगाते थे और उसकी बिक्री भी नहीं करना चाहते थे और ना ही उसका मालिक बनना चाहते थे। ठीक है। इस बात को नहीं समझ सकते थे। यही चीज उन्हें जैक फर्सन की निगाह में असभ्य बनाती थी, क्योंकि वे फसलें उगाना चाहते थे अपनी जरूरत के लिए, लेकिन उसकी बिक्री भी नहीं करना चाहते थे और ना ही वो मलकियत लेना चाहते थे जमीन की। ठीक है। यानी मालिक भी नहीं बनना चाहते थे। कनाडा 1701 ईस्वी में क्यूबेक के मूल निवासियों के साथ फ्रांसीसियों का समझौता हुआ। 1763 क्यूबेक पर ब्रिटिशों की बजाय क्यूबेक एक्ट 1774। 1791 में कनाडा संवैधानिक एक्ट। 1781 ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। ठीक है। ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता कब दी? 1781 में दी। 1783 में ब्रिटिश लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम जो है ब्रिटिश लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य और पश्चिम सौंपा। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कनाडा जो है ये नक्शा है कनाडा का। यहाँ पे मैक्सिको है, टेक्सास है, मैक्सिको खाड़ी है, अटलांटिक महासागर, फ्लोरिडा है और ये है कनाडा का जो है ये चित्र। ठीक है। देखिए, जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं वे 18वीं सदी के अंत में वजूद आए। यानी 18वीं सदी के अंत में इनका वजूद आया और कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका।
अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। यानी जो वर्तमान हिस्सा उनका है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा उस समय उनके अंडर में, उनके कब्जे में था। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाकों में काफी इजाफा किया। जो मौजूदा उनका जो आकार है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों की खरीद की। उन्होंने दक्षिण में फ्रांस, लुइसियाना पर्चे और रूस, अलास्का से जमीन खरीदी। साथ ही उसने युद्ध में भी जमीन जीती। दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकतर हिस्सा मैक्सिको से ही जीता गया है। किसी के मन में यह ख्याल नहीं आया कि उन इलाकों में रहने वाले मूल बासिंदों की भी रजामंदी ली जाए। यानी कि जो मूल निवासी लोग थे, वहां के जो मूल बासिंदे थे जो वहां पे रह रहे थे, किसी ने उनकी रजामंदी लेने की या उनसे जानने की कोशिश नहीं की वो कहाँ रहना चाहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद फ्रंटियर खिसकती रहती थी और जैसे जैसे खिसकती जाती मूल निवासी भी पीछे खिसकने के लिए बाध्य किए जाते थे। उन्हें पीछे खिसकने के लिए बाध्य किया जाता था। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तो ठीक है। देखिए, फ्रांस से लुइसियाना की खरीद 1803, 1825 58 संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी असंरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाए गए। 1837 फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह हुआ। 1832 जस्टिस मार्शल का फैसला आया। 1840 उत्तर और निम्नतर कनाडा की कैनेडियन यूनियन। 1849 अमेरिकी गोल्ड रश। उसके बाद 1859 कनाडा गोल्ड रश। 1861-65 अमेरिकी गृह युद्ध हुआ 61 से 65 तक। 1867 कनाडा महासंघ। 1865 से 90 तक अमेरिकी इंडियन युद्ध हुआ। ठीक है। 1869 से 85 कनाडा में द्वारा रेड रिवर विद्रोह हुआ। 1870 में पार महाद्वीपीय रेलवे। उसके बाद है 1876 कनाडा इंडियन एक्ट बना। 1890 में अमेरिका में जंगली भैंसों का प्राय उन्मूलन। ठीक है। और उसके बाद 1885 पार महाद्वीपीय रेलवे के जरिए पूर्वी और पश्चिमी तटों का जुड़ाव। 1892 में अमेरिकी फ्रंटियर का अंत। ठीक है। 19वीं सदी के अमेरिका के भूदिश में जबरदस्त बदलाव आए। जमीन के प्रति यूरोपीय लोगों का रवैया जो था मूल निवासियों से क्या हुआ, अलग था। ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे, ठीक है, जो बाहर से आए थे, जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। यानी जो छोटे बेटे होते थे वो पिता के उत्तराधिकारी नहीं बन पाते थे और इसी वजह से अमेरिका में जमीन के मालिक बनना चाहते थे। बाद में जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों में ऐसे अप्रवासी उमड़े जिनकी जमीनें बड़े किसानों के हाथों में चली गई थी, तो वो चले गए और वे ऐसी जमीन चाहते थे जिसे वो क्या कहें, अपना कह सकें। ठीक है। पोलैंड से आए लोगों को प्रेयरी चारागाहों में, बहुत बड़ा घास का मैदान है, से काम करना अच्छा लगता था, जो उन्हें अपने घरों के स्टेपीज यानी घास के जो मैदान होते उसकी याद दिलाते थे। और यहाँ बहुत कम कीमत पर बड़ी संपत्तियां खरीद पाना उन्हें बहुत रास आ रहा था। यानी कम कीमत पे संपत्तियां खरीद पा रहे थे। उन्होंने जमीन की सफाई की और खेती का क्या किया, उन्होंने विकास किया। उन्होंने ऐसी फसलें धान और कपास उगाई। क्या क्या उगाया उन्होंने, एक तो धान उगाया और क्या उगाया, कपास। ठीक है। जो यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी, यानी उन्होंने धान और कपास उगाया जो कि यूरोपी नहीं उगाते थे और इसलिए उन्हें वहां ऊंचे मुनाफे पर उसे बेचा जा सकता था, क्योंकि वो उगा नहीं पाते थे इसलिए उनको बेचा जाता था। और अपने विस्तृत खेतों को जंगली जानवरों, भेड़िए, पहाड़ी शेरों से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, शिकार के जरिए उनका सफाया भी कर दिया। 1873 में कटीले तारों की खोज के बाद ही वे अपने को पूरी तरीके से सुरक्षित कर पाए। जो कटीले तार की खोज कब हुई थी, तो 1873 में। ये आप देख सकते हैं, पहाड़ी है, यहाँ पे पशु हैं, सब इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे फुलरा का एक पशु फार्म है ये। ठीक है। घर के बाहर काम करने के लिहाज से दक्षिणी इलाके की जलवायु यूरोपीय जनों के लिए काफी गर्म थी। ठीक है। यूरोपीय लोगों के लिए जो थी वो काफी गर्म थी
और दक्षिणी अमेरिकी उपनिवेशों का यह अनुभव रहा कि दास बनाए गए मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हुए थे। इसीलिए बागान मालिकों ने, ठीक है, अफ्रीका से दास खरीदे। दास प्रथा विरोधी समूहों के विरोध के चलते दासों के व्यापार पर तो रोक लग गई, लेकिन जो अफ्रीका संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे उनके बच्चे दास ही बने रह गए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने, जहां अर्थतंत्र बागानों पर और इसीलिए दास प्रथा पर टिका हुआ नहीं था, दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें दी गई और उसे एक अमानवीय प्रथा बताया गया। यानी जो दास प्रथा थी उसे खत्म करने के लिए दलीलें दी गई और उसे क्या बताया गया कि यह अमाननीय है। ठीक है, यानी यह एक तरीके से बेचना, किसी मनुष्य को बेचना ठीक नहीं है, अमानवीय है। और 1861 से 65 में दास प्रथा को जारी रखने वाले और उसके खात्मे की वकालत करने वाले राज्यों के बीच युद्ध हुआ, क्योंकि हमने पहले की जो वीडियो देखे उसमें दास बहुत बड़ी मात्रा में खरीदे और बेचे जाते थे, उनको काम पे लगाया जाता था। तो दासता विरोधियों की क्या हुई, जीत हो गई, दास प्रथा खत्म कर दी गई। और हालांकि अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों को नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने संघर्ष में विजय 20वीं सदी में आकर ही मिल पाई। ठीक है, अमेरिकियों को नागरिक स्वतंत्रता के लिए कब अपने संघर्ष में विजय मिली, 20वीं सदी में। ठीक है, और तभी स्कूलों तथा ट्रेनों और बसों से उन्हें अलग रखने की उन्हें व्यवस्था समाप्त हुई। ठीक है, कनाडाई सरकार के सामने एक समस्या थी जो लंबे समय तक हल नहीं हो पाई थी और जो मूल निवासियों के सवाल के मुकाबले ज्यादा जरूरी प्रतीत होती थी। 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को जीता। ठीक है, 1763 में ब्रिटिश लोगों ने, किसने, ब्रिटिश लोगों ने, इन्होंने फ्रांस के साथ लड़ाई हुई। ठीक है, तो लड़ाई में इन्होंने किसको जीता, कनाडा को जीता। ठीक है, और वहां फ्रांसीसी आबादकार लगातार स्वायत्त राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे, यानी स्वतंत्र राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे। 1867 में कनाडा को स्वायत्त राज्यों के एक महासंघ के रूप में संगठित करके इस समस्या का हल निकाल दिया गया। कब, 1867 में। ठीक है, 1763 में देखिए शुरुआत हुई थी और 1867 में कनाडा को स्वायत्त राज्यों के एक महासंघ के रूप में संगठित करके इस समस्या का हल निकाल दिया गया था। ठीक है, अपने जमीन में मूल बासिंदों की बेदखली, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और इसके साथ साथ 12th क्लास की भी हिस्ट्री की एनसीईआरटी की वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।